हेलो फ्रेंड्स, एमपी जीके के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि मालवा के पठार का किस प्रकार से भौगोलिक व ऐतिहासिक वर्णन किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुंदेलखंड के पठार का किस प्रकार से ऐतिहासिक व भौगोलिक वर्णन किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो ये वाला इलाका है। आप देख पा रहे होंगे, मैप मैंने आपको बनवाया है। ये मध्य प्रदेश के 7.7% क्षेत्र में फैला हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, कितने परसेंट क्षेत्र में। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो ये मध्य प्रदेश के 100% क्षेत्रफल में से 7.7% क्षेत्र पे फैला हुआ है। अब यह पठार जो है वो आर्कियन युग की ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से बना है। आर्कियन युग, मैंने युग आपको बोले हैं कि मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। और यह ग्रेनाइट व नीस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट ये है कि यह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरफ उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अगर पूर्वी भाग में देखो, उत्तर पूर्वी भाग में देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आता है। तो ये जो है ये मध्य प्रदेश व यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है इस भाग में फैला हुआ है, ये आप ध्यान रखें। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। तो आप लगाएंगे क्या, बुंदेलखंड का पठार। अब यहाँ की जलवायु जो है यह अधिक ठंड व अधिक गर्म है। मतलब यहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी व ठंडियों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। आपने सुना होगा शिवपुरी वाले इलाके में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, और गर्मियों में भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में आपने सुना होगा, चंबल क्षेत्र जो है वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। इसीलिए वहाँ सरसों की खेत बहुत अधिक होते हैं, सरसों का उत्पादन किया जाता है। अब हम देखें वर्षा, तो वर्षा जो है ये 75 से 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप एक नॉलेज के लिए जान लें। उसके बाद मिट्टी, यहाँ मिट्टी जो है ये लाल पीली मिट्टी है, वह बलुई मिट्टी पाई जाती है। अब लाल पीली मिट्टी जो है ये पुराने टाइम की मिट्टी होती है, जो ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपरदन से बनती है। और बलुई मिट्टी इस कारण से क्योंकि यहाँ पर नदियाँ भी पाई जाती हैं। अब नदियाँ हम आगे देखेंगे कौन सी हैं। अब यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है, इस पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वह है सिद्ध बाबा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए, सिद्ध बाबा है। और ये आप ध्यान रखिए कि यह दतिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? दतिया में, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद 1172 मीटर ऊंची है ये आप याद रखें, कितनी? 1172 मीटर ऊंची है। उसके बाद हम आगे देखें तो जिले कौन कौन से इस प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। तो जिलों में देखें तो दतिया, छतरपुर, सागर, शिवपुरी व ग्वालियर की कुछ तहसीलें आती हैं। पूरे नहीं आते हैं, शिवपुरी व ग्वालियर की कुछ तहसीलें आती हैं, क्योंकि हमने उन्हें मध्य भारत के पठार में भी पढ़ा है, तो अधिकतर भाग उसमें आता है। बाकी कुछ जो तहसीलें हैं वो बुंदेलखंड के पठार में आती हैं। नदियां देखें तो यहाँ पर बेतवा जो है ये सबसे मुख्य नदी है, बेतवा सबसे मुख्य नदी है। और केन व धसान नदियां भी यहाँ पर बहती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बेतवा, केन और धसान नदियां बहती हैं। अब आगे देखते हैं कि बुंदेलखंड की ऐतिहासिक जानकारी किस प्रकार से हो सकती है, तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यदि बुंदेलखंड के पठार के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले तो यह प्रारंभ में गोंडों के शासन में रहा। किसके शासन में? गोंड शासकों के शासन के अंतर्गत रहा। उसके बाद देखें तो यह गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अंतर्गत रहा। गोंडों के बाद कौन आए? गुर्जर प्रतिहार आए। उसके बाद बुंदेलखंड के सबसे प्रसिद्ध चंदेल वंश का यहाँ पर शासन हुआ। किसका? चंदेल वंश का। आपसे पेपर में अधिकतर यही वंश पूछा जाएगा कि अगर बुंदेलखंड से संबंधित कोई प्रसिद्ध राजवंश रहा है तो वह कौन सा है, तो वह है चंदेल वंश। मैं आगे आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा। इन्होंने क्या क्या बनवाए, यहाँ पर कालिंजर व अजयगढ़ जो पन्ना में है वहाँ के किले बनवाए चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और महोबा के प्रसिद्ध मंदिर जो हैं वो भी चंदेलों द्वारा ही बनवाए गए हैं। अब चंदेलों ने महमूद गजनवी व चौहानों का सामना किया। सबसे पहले तो चंदेलों के सामने महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, जिससे उन्होंने उसे बचा लिया। उसके बाद चौहानों का सामना किया, लेकिन उसके बाद चौहान वंश के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब आए तो उनसे
ये लोग हार गए। उसके बाद चौहान वंश ने यहाँ पर शासन किया। 1192 के बाद चौहान वंश के बाद बुंदेला शासक आए। कौन आए? बुंदेला। ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ आप लिख लें 1192 के बाद चौहान वंश खत्म हुआ और बुंदेला शासक आए, जिसके प्रसिद्ध राजा रहे हैं राजा छत्रसाल। इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1531 में राजा रुद्रदेव प्रताप सिंह ने ओरछा, जो इस वक्त निवाड़ी में, पहले टीकमगढ़ में था पर अब निवाड़ी में है, को राजधानी बनाया। ये आप याद रखें कि ओरछा को राजधानी किसने बनाया? तो इसे बनाया राजा रुद्रदेव प्रताप सिंह, जो बुंदेला वंश से संबंधित थे। उसके बाद यदि देखें तो प्रसिद्ध बुंदेला शासक छत्रसाल ने 1/3 हिस्सा जो है वो पेशवा बाजीराव को दिया था। पेशवा बाजीराव का नाम आपने सुना होगा। छत्रसाल ने उन्हें अपने राज्य का 1/3 हिस्सा दिया था। फिर उसके बाद वीर सिंह बुंदेला, जो बुंदेला वंश से संबंधित थे, उन्होंने अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या की थी। ये भी आप पढ़ेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। हमने पढ़ा कि जो राजा छत्रसाल थे, बुंदेला राजा छत्रसाल, उन्होंने अपने राज्य का 1/3 हिस्सा पेशवा बाजीराव को दिया, मतलब मराठाओं को दिया। अब मराठा पेशवा ने झांसी में एक सूबेदार रखा, जिसकी संतान के रूप में गंगाधर राव हुए। और भी संतानें थी पर गंगाधर राव जो थे वो प्रमुख थे। उसके बाद गंगाधर राव की पत्नी थी प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई। और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के अंतर्गत जब ये क्षेत्र आ गया तो हम सब जानते हैं कि जनरल ह्यूरोस के साथ उनकी लड़ाई हुई और यह क्षेत्र अंग्रेजों के अंतर्गत चला गया। अब शिवपुरी वाला जो इलाका है, इसकी क्या इतिहास रहा? शिवपुरी जो है वो कछवाहों के अंतर्गत रहा और कछवाहों के समय में यह नरवर नाम से जाना जाता था। किस नाम से? नरवर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें, नरवर नाम से जाना जाता था। और प्रसिद्ध जो नल दमयंती की कहानी है, नल दमयंती की, जो राजा नल और रानी दमयंती की जो कहानी है वह यहीं से जुड़ी हुई है। मतलब कहाँ से? शिवपुरी से जुड़ी हुई है, नरवर से जुड़ी हुई है। तो ये था पूरा बुंदेलखंड का भूगोल व इतिहास। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले प्रभाग का भूगोल व इतिहास। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।